रिकॉर्ड। ठीक है। तो लाइफस्टाइल डिसीजेस, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। शेयर वन नोट। शेयर। ओबेसिटी, हाँ। एडमिट। एडमिट करना। ठीक है। हाँ, तो लाइफस्टाइल डिसीजेस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आसना दिए हुए हैं। अब जैसे ओबेसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, बीएमआई से मेजर करते हैं, ये सब इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस तो आपको पता ही होंगे। जैसे बीएमआई से मेजर करते हैं, फिर उसका उसकी पर्टिकुलर रेंज रहती है 24.25 से 30 तक ओबेस में आ रहे हो। फिर ग्रेड 1 में आ रहे हो, 30 के ऊपर ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो वैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट आसना जो इसमें आ सकते हैं, कि किस तरीके के आसना आपको जो ओबेसिटी है, जो डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज हो जाता है गलत लाइफस्टाइल की वजह से, उसमें हमें एक तड़ासन हेल्प करेगा। उसके बाद एक कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, हलासना, पश्चिमोत्तासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, धनुरासना, उष्ट्रासना और सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम। ये सब आपको उसमें हेल्प करेंगे। उसके बाद डायबिटीज, इसके भी आप कुछ ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डायबिटीज में क्या क्या हेल्पफुल रहेंगे? पवन मुक्तासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मंडूकासना। अब ये मंडूकासना को क्रो पोज भी बोलते हैं। इसे इस तरीके के सिनोनिम आ सकते हैं, योग मुद्रा कुछ रहती है उसमें। गोमुखासना, उष्ट्रासना, कपालभाति, ये सब हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अस्थमा भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पॉल्यूटेड एयर रहती है। जैसे अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हाई चले गया था, 1600 के करीब। तो एक इससे भी क्वेश्चन आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स से, यूजीसी नेट में आया था वो क्वेश्चन। एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी जो नॉर्मल रेंज रहती है वो क्या रहती है, 50 तक रहती है, इस तरीके से। उसके बाद अस्थमा, हाँ, जो पॉल्यूटेड एयर की वजह से अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती। म्यूट कर लीजिए। हाँ। अस्थमा, हाँ। इसमें क्या क्या हेल्प करेंगे? तड़ासन, ऊर्ध्व ऊर्ध्व हस्तोत्तासना। एकदम शुद्ध हिंदी में लिख लेते हैं इसके नाम भी। जो मिठाई का बना उसको फेंक वहां से। इसका है स्पिनिंग हार्मोन, स्पिनिंग। आप आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। हाँ। अस्थमा, अस्थमा में, हाँ, उत्तन मंडूकासना, भुजंगासना, धनुरासना, उष्टासना, वक्रासना, कपालभाति, गोमुखासन, ठीक है, काउ पोस। उसके बाद मत्स्यासना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके बाद हाइपरटेंशन में तड़ासन, कटी चक्रासन, अ, उठन उठन पदासना। अब इसमें जैसे अगर आप कोई आसन बैठ के परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके आगे एक सिटिंग वाला जो हिंदी की शब्दावली वो आ जाती है। या फिर कोई आसन आप खड़े होके परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके आगे ये उड्डन ऐसा करके एक प्रत्यय आ जाता है। ठीक है। बाकी आसन वही रहता है, जैसे जैसे ये पदासना है, इसके आगे एक प्रत्यय लगा दिया, उड्डन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इसे स्टैंडिंग में या फिर सिटिंग पोजीशन में परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। ये अर्ध हलासन, देखो ये हलासन है, इसके आगे अर्ध लगा दिया, मतलब अर्ध हलासना। तो ये आसन वही रहते हैं। इसके पोस्चर के हिसाब, पोस्चर के अकॉर्डिंग इसके जो नेम रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप बैठ के परफॉर्म कर रहे हो तो सिटिंग वाला, उसमें एक शब्द हिंदी का यूज हो जाएगा, प्रत्यय यूज हो जाएगा। उसके बाद हाइपरटेंशन में गोमुखासन। उसके बाद वक्रासना, भुजंगासना, मकरासना, शवासना, नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम हाइपरटेंशन में हेल्पफुल रहता है। ठीक है। अब बैक पेन, अर्थराइटिस में, हाँ, अब ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी, जैसे ज़्यादातर अगर किसी का सिटिंग टाइमिंग अगर ज़्यादा है, जैसे कभी हम स्टडी भी करते हैं ज़्यादा समय तक, तो बैक पेन हो जाता है। तो इसके लिए कुछ कुछ आसना रहते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं। जैसे एट काउ पोज आप कर सकते हो, या फिर प्लैंक लगा सकते हो। एब्डोमिनल की मसल आपकी स्ट्रांग रहेगी।
जिसे जो आगे से हमारी बॉडी का वेट है वो एब्डोमिनल मसल्स रहती है वो बियर करती है। अगर वो वीक है तो फिर जो वेट हमारा एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर आना चाहिए वो भी हमारा जो स्ट्रेस है वो वर्टिब्रा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी रहती है उसके ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए आप प्लैंक लगा सकते हो, केट काउ पोज कर सकते हो, ठीक है। और ये आसन दिए हुए यहाँ पर वक्रासना, मत्स्येंद्रासना, सरल मत्स्येंद्रासना, उसके बाद भुजंगासना, गोमुखासना, ये केट काउ पोज इसी को बोलते हैं। उसके बाद मकरासना, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये ज्यादातर जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, वो जो ये सीबीएसई की बुक है इसमें जो कुछ चीजें मेंशन रहती है, कुछ आसन मेंशन है, वही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में है, जैसे हमने प्राणायाम पढ़े हैं और आसना पढ़े हैं, तो वो ही प्राणायाम आसन ये जो हमारे लाइफस्टाइल डिसीजेज रहते हैं इसमें हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें से ही क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और जो बाकी क्वेश्चन है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते ही हैं वीक में 2 बार। तो जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पोस्चुरल डिफॉर्मिलिटी की एक पीडीएफ थी। पोस्चरल डिफॉर्मिटी पढ़ लेते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटी, उसकी पीडीएफ शेयर। पोस्चरल डिफॉर्मिटी, हाँ, ये आपको शो हो रहा है, पोस्चर एंड पोस्चरल डिफॉर्मिटी। एक जन कोई बोलिए, पोस्चर एंड पोस्चरल यस। यस सर। हो डिफॉर्मिटी। रही है सर। हाँ हाँ। मूव कर दीजिए सर इसको। हम्म। अब पोस्चर क्या होता है? कंफर्टेबल, जो आपके जो सारे जॉइंट्स है, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली एक अलाइन शेप में रहती है। और जो आपके जो सारे जॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो आपका वेट रहता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। वो आपका एक गुड पोस्चर रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जॉइंट है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमें लोडोसिस है या फिर काइफोसिस है, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो जो वेट है वो जॉइंट्स के, जो हमारे बॉडी का वेट है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग उसके ऊपर। तो फिर उसके कारण हमें डिफॉर्मिलिटी होती है, ठीक है। जैसे अगर पाँव के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है गलत पोस्चर की वजह से, तो फिर हमें फ्लैट फुट की दिक्कत हो जाएगी। या फिर अगर हमें नीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है गलत पोस्चर की वजह से, तो फिर हमें नॉक नीज हो जाएगी, ठीक है, या फिर बो लेग्स हो जाएंगे। तो सही पोस्चर क्या होता है? जिसमें हमारा जो बॉडी का वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सभी जगह पर, ठीक है। तो वो एक होता है गुड पोस्चर। अब यहाँ पर अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे ये इकबाल की दी हुई है यहाँ पर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं गुड पोस्चर। हाँ, मिनिमम स्ट्रेस, जो हमारा जॉइंट्स है उनके ऊपर मिनिमम स्ट्रेस होना चाहिए। और जो हमारा वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, सभी जॉइंट्स के ऊपर। इसको हम बोल सकते हैं गुड पोस्चर है। एक प्रॉपर अलाइंड रहना चाहिए बॉडी, ठीक है। अब जो बेड पोस्चर होता है उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? एक तो पुअर हाइजीनिक कंडीशन, मेंटल एटीट्यूड, हाँ, या फिर आप सही से आप हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर आप बहुत थके हुए हैं, या फिर आपकी बॉडी को सही से रेस्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी मसल्स वीक है। जैसा मैंने आपको ही बताया था एब्डोमिनल मसल्स का, अगर हमारी आगे से हमारी जो हमारी बॉडी का वेट है वो जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है वो बियर करती है, अगर वो वीक होगी तो फिर क्या होगा? उसका भी जो लोड है वो जो हमारी लोअर बैक है उसको बियर करना पड़ेगा, फिर हमारा पोस्चर धीरे धीरे बिगड़ जाएगा। तो आपकी मसल्स वीक होती है उसके कारण। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बताया, किसी का अगर कोई कंप्यूटर वगैरह पर ज्यादा वर्क कर रहा है तो उसके कारण भी उसका पोस्चर बिगड़ जाता है। काइफोसिस, लोडोसिस, अलग अलग डिफॉर्मिटी उसको हो जाती है। फॉल्टी आइडिया ऑफ गुड पोस्चर, लेक ऑफ एक्सरसाइज, हाँ, अगर आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, आपका वेट, अगर आपका वेट ज्यादा है, आपकी क्लॉथिंग सही नहीं है, अगर आपने कपड़े सही तरीके से नहीं पहने हुए, टाइट कपड़े पहने हुए, उसके कारण भी पोस्चर बिगड़ जाता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपकी डाइट सही नहीं है, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे अगर आपकी डाइट में कैल्शियम की मात्रा सही नहीं है, ठीक है, तो आपकी बोन्स क्या होगी? वीक हो जाएगी। उसमें आपको ऑस्ट्रोमलेशिया और अलग अलग बोन से रिलेटेड डिसीज होते हैं, आपकी बोन वीक हो जाएगी, ठीक है। तो वो वेट बियर नहीं कर पाएगी तो आपका पोस्चर धीरे धीरे बिगड़ जाएगा। इंजुरीज और रॉन्ग एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज गलत कर रहे हो तो भी आपका पोस्चर बिगड़ सकता है। और इंजुरी, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, जैसे आप स्पोर्ट्स में हैं, बहुत से स्पोर्ट्समैन को इंजुरीज होती है तो उसके कारण भी उनका पोस्चर धीरे धीरे बिगड़ जाता है। कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स करने से, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो आप, या फिर सभी स्पोर्ट्स में इंजरीज होती रहती है, तो उसके कारण भी आपका बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ओवर यूज ऑफ सर्टन पार्ट्स, जैसे कुछ सर्टन बॉडी बॉडी पार्ट्स का आप ओवर यूज कर रहे हो, ठीक है,
इस रेसलिंग में क्या होता है कि बैक की मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, तो ज़्यादातर बैक में उनको इंजरी ज़्यादा होती है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में ये रहता है, ओवर यूज ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिलिटी, एक तो हमारे सर्वाइकल रीजन में होती है, ठीक है, स्टूप नेक, राउंड राउंड शोल्डर, काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस। उसके बाद जो लोअर एक्सट्रीमिटीज रहती है वहां पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो फ्लैट फुट, एक नॉक नीज और एक बो लेग्स। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सर्वाइकल रीजन में है, स्टूप नेक इज इक्वल टू स्पाइन। अब पहली जो डिफॉर्मिलिटी वो अपर एक्सट्रीमिटीज की है, जो हमारी अपर बॉडी में होती है। इसमें सबसे पहले क्या आती है, स्टूप नेक। स्टूप नेक मतलब ये भी, इसको आप काइफोसिस ही बोल सकते हो, उसके सिनोनिम्स आप बोल सकते हो। राउंड शोल्डर, ये डिफॉर्मिटी अगर बढ़ जाती है, जैसे अगर काइफोसिस है तो हल्का सा आपका जो शोल्डर है वो आगे की तरफ झुके रहेंगे। बाकी अगर आपने उसकी तरफ अगर आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है, फिर करेक्टिव प्रिकॉशंस आपने उसके लिए नहीं लिए, तो धीरे धीरे वो डिफॉर्मिलिटी बढ़ते जाती है। तो फिर उसको आप राउंड शोल्डर या फिर स्टूप नेक भी बोल सकते हो। वो जो कर्वेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये धीरे धीरे कर्वेचर आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कर्वेचर बढ़ते जाएगा, और आप ये इस तरीके से देखो, इस पिक्चर में और इस पिक्चर में बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। तो ये जो डिफॉर्मिलिटी है ये धीरे धीरे बढ़ते जाती है, अगर आप करेक्टिव मेजर्स ध्यान नहीं देते हो तो। वो तो फिर उसी के अलग अलग नाम हो जाते हैं, जैसे स्टूप नेक, राउंड शोल्डर। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स भी आपको आ सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो आपका हेड है वो आगे की तरफ, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत आगे की तरफ इसका हेड आपको झुका हुआ दिख रहा है। ये सर्वाइकल रीजन में ही होता है। ठीक है, C1 से लेके C7 तक 7 हड्डियां होती है इसमें सर्वाइकल में। तो यहाँ पर ये डिफॉर्मिलिटी होती है। पोस्चर ऑकर्स व्हेन योर हेड स्लैंट फॉरवर्ड, प्लेसिंग योर हेड इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर। हाँ, वही आपके शोल्डर के आगे आपका हेड चले जाता है। अब इसकी रेमेडीज क्या रहती है, वॉल स्टैंडिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। मेकिंग हैबिट ऑफ कीपिंग नेक बैक, आपको आपकी गर्दन पीछे रखनी है। जैसे अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो उस समय आप ध्यान, अपने पोस्चर का ध्यान रख सकते हो बार बार, कि आप सही पोस्चर में बैठे हो या नहीं बैठे हो। स्लीपिंग विदाउट पिलो, बिना पिलो के भी आप इसमें सो सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। उसके बाद दूसरी है राउंड शोल्डर। ये भी वही है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो धीरे धीरे, अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो राउंड शोल्डर को एक हम क्या बोल सकते हैं, एबडक्टेड स्केपुला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी द शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम हैव सीन टू बी बेंट फॉरवर्ड। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये इसकी बॉडी प्रॉपरली अलाइंड है। ठीक है, ये प्रॉपरली अलाइंड है, ये गुड पोस्चर है। और ये बेड पोस्चर है। ठीक है, ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी बॉडी, देखो ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है इसकी बॉडी। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेट का। तो इसको क्या डिफॉर्मिटी हो गई है, राउंड शोल्डर, हल्का सा आगे की तरफ झुका हुआ है शोल्डर। तो इसे हम बोलते हैं एबडक्टेड स्केपुला। दिस इज पोस्चरल डिफॉर्मिटी, द शोल्डर बिकम राउंड एंड समटाइम दे हैव सीन टू बेंड फॉरवर्ड। हाँ, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, चक्रासन, धनुरासन। अब आप सभी आसन के बारे में एक बार पढ़ लेना, उसके सिनोनिम्स पढ़ लेना। और जैसे हमें डिफॉर्मिलिटी है, जैसे राउंड शोल्डर है, इसमें हम आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो जितने भी आसन है जिसमें हम पीछे की तरफ हमारी बॉडी को बेंड करते हैं, तो वो सारे आसना इसमें हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, बेसिक सी ट्रिक है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, चक्रासन और धनुरासन। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों आसन में हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसमें हेल्पफुल रहेंगे। शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज को भी हम शोल्डर को एलिवेट करने की कुछ एक्सरसाइज रहती है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। डू अपवर्ड रोटेशन एक्सरसाइज, स्लीप ऑन फ्लैट सरफेस, ये सब इसकी रेमेडीज हमें दी हुई है। उसके बाद है काइफोसिस। ये भी वही नॉर्मल स्पाइन प्रॉपरली अलाइंड है, और ये काइफोसिस, इसमें भी हल्का सा आगे की तरफ हम झुक जाते हैं। हाँ, काइफोसिस, एन इंक्रीज और एग्रीगेशन ऑफ बैकवर्ड और करेक्टिव पोस्चर, और बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व। हाँ, जो पोस्टीरियर कर्व रहता है वो हमारा बिगड़ जाता है। डिक्रीज इन रिवर्सल ऑफ टर्न, इट आल्सो नोन एज राउंड अपर बैक। हाँ, इसको राउंड अपर बैक भी बोलते हैं हम, काइफोसिस। अब ये सब एक इसी के सिनोनिम्स है। ठीक है, काइफोसिस के ये जो हमारा सर्वाइकल की डिफॉर्मिटी बताई थी मैंने, C1 से लेके C7 तक जो हमारी वर्टिब्रा रहती है, उसमें ही ये तीनों डिफॉर्मिलिटी होती है। ठीक है, इसको राउंड अपर बैक भी हम बोल सकते हैं। ये सब सिनोनिम्स दिए हुए हैं इसके, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको चार पांच दे दिए कि राउंड अपर बैक, उसके बाद आपको दे दिया एबडक्टेड स्केपुला, और फिर स्टूल
स्टूप नेक दे दिया और फिर लोडोसिस दे दिया। फिर आपको ऑप्शन बोल दिया कि कौन सी डिफॉर्मिलिटी सर्वाइकल रीजन की नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, और जो लोडोसिस है वो लंबर रीजन में होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में बन सकता है कि आपको सब सिनोनिम्स दे दिए और उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी डिफॉर्मिलिटी सर्वाइकल रीजन से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एबडक्टेड स्केपुला, या फिर राउंड बेक, या फिर स्टूप नेक, ये सब काइफोसिस के ही सिनोनिम्स हैं। और जो लोडोसिस है वो लंबर रीजन के। तो आप किस पे टिक करोगे? लोडोसिस पे आप टिक करोगे। ठीक है, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। अ, तो इसकी रेमेडीज क्या है? कीप पिलो अंडर बेक, आपको पिलो आगे सोना है। परफॉर्म धनुरासन, चक्रासन, अब इसमें भी वही है। आगे की तरफ बॉडी झुक रही है तो हमें कौन से आसन करने हैं? बैकवर्ड बेंडिंग वाले जो भी आसना रहेंगे वो सभी इसमें हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद लोडोसिस। हाँ, अब ये होती है लंबर रीजन में। लोडोसिस इज एन इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन, जिसे यहाँ इसमें देख रहे होगे आप, ये जो है इनवर्ट कर्वेचर इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लोडोसिस इज ऑल्सो नोन एज, हाँ, अब इसके क्या है सिनोनिम्स है इसके भी? होलो बेक, सैडल बेक, या फिर स्वाय बेक। ये भी आपको सिनोनिम्स ध्यान रखने हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसमें से भी ज्यादातर क्वेश्चन हो जाता है कि स्वाय बेक किस डिफॉर्मेलिटी को बोलते हैं। फिर ऑप्शन आपको देंगे लोडोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस। तो आपको किस पर टिक लगाना है? लोडोसिस पर टिक लगाना है। इसमें इन्वर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी रेमेडीज क्या क्या है? ये लंबर रीजन में होता है, आपको ध्यान रखना है। वो सर्वाइकल रीजन में था, ये लंबर रीजन में। रेमेडीज क्या है इसकी? फॉरवर्ड बेंडिंग, वही। अब इसमें क्या है, जो फॉरवर्ड बेंडिंग आसना रहेंगे वो हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जितने भी होते हैं, जैसे हलासन हो गया, उसके बाद एक हस्त पदासन हो गया। ठीक है, जैसे हम आगे झुककर हाथों से पाँव को टच करते हैं। तो जितने भी आसना रहेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग वाले, आगे झुकने वाले, वो इसमें हेल्पफुल रहेंगे। किसमें? लोडोसिस में। ठीक है, उसके बाद स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस, हाँ, इसमें एस कर्वेचर हो जाता है। एक तरफ बॉडी ज्यादा झुक जाती है, जैसे आपने पुष्प मूवी में कभी देखा हो। तो उसमें जो हीरो को जो एक डिफॉर्मिलिटी बोलेंगे उसे हम, वो यही कहलाएगी स्कोलियोसिस। ठीक है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, सी कर्वेचर या फिर एस कर्वेचर। एक तरफ कंधा झुका हुआ रहता है और दूसरी तरफ का थोड़ा सा उठा हुआ लगता है। ठीक है, ये वर्टिब्रा आपकी बेंड हो जाती है, एक तरफ ज्यादा कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, इसका या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्कोलियोसिस, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ठीक है, लेटरल कर्वेचर या फिर मिडल कर्वेचर इसमें हो जाएगा। उसके बाद बैंडिंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म। हाँ, अब इसमें भी हैंगिंग ऑन बार। अब इसमें क्या क्या हेल्पफुल रहेगा? हैंगिंग ऑन बार फॉर सम टाइम, आप सिंपली एक हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर हैंग कर सकते हो, लटक सकते हो। ठीक है, स्विमिंग बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। हाँ, स्विमिंग की जो ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक रहती है वो भी इस डिफॉर्मिलिटी को दूर करने में हेल्पफुल है, क्योंकि आप ब्रेस्ट स्ट्रोक परफॉर्म करोगे तो उसमें भी ये डिफॉर्मिलिटी सही हो सकती है। उसके बाद सिक्स आ जाएगी हमारी फ्लैट फीट। ये भी जैसे मैंने आपको बताया था, वेट अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो आपकी जो फीट है उसके ऊपर ज्यादा लोड आएगा। ठीक है, उसके कारण जो एक नेचुरल कर्व रहता है हमारे पाँव के अंदर, हमारे लेग के अंदर, वो बिगड़ जाता है और हमें फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स है या फिर जो पर्यायवाची आप बोल सकते हो, एक है पीस प्लेनस और एक फॉलन आर्च। ठीक है, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, पीस प्लेनस। अब हिंदी में भी यही लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, आपको हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा पीस प्लेनस। ठीक है, या फिर फॉलन आर्च। अब इसका हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम इसे। और हाँ, फिर आपको ब्रैकेट में ऑप्शन देंगे, पीस प्लेनस जो है वो किस डिफॉर्मिलिटी को बोलते हैं। फिर ऑप्शंस में आपको फ्लैट फिट, ये भी हरियाणा में क्वेश्चन बना हुआ है, हरियाणा टीजीटी में, कि पीस प्लेनस किस डिफॉर्मिलिटी को बोलते हैं। तो ऑप्शन आपको दे देंगे फ्लैट फीट और कुछ एक दो ऑप्शंस और दे देंगे इस इन दिस। हाँ, absence of curvature children should flat foot deformity become efficient sport with flat foot deformity cannot। हाँ, अब इसमें जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कोई जब हम टैलेंट सर्च आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे जो भी टैलेंट अलग अलग स्पोर्ट्स में हम स्क्रूटनी करते हैं अच्छे बच्चों की, कि गवर्नमेंट उन्हें फिर अलग अलग स्कीम्स रहती है गवर्नमेंट की, साई सेंटर्स रहते हैं जिसे हमने पढ़ा था
पिछली वीडियोस में सर की, उसमें जो टैलेंट सर्च स्कीम्स होती है वहां पर ये सब चीजें देखते हैं कि बच्चों को कोई पोस्चरल डिफॉर्मिलिटी तो नहीं है। अगर कुछ होगी तो फिर वो उसका स्पोर्टिंग करियर लंबा नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहां पर वो यही सब चीजें चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही ऑप्शन, वही चीज मेंशन की हुई है इसमें भी, कि अगर किसी बच्चे को फ्लैट फुट की डिफॉर्मिलिटी है तो वो एक अच्छा एफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाएगा, ठीक है। एफिशिएंट एफिशिएंट मतलब कम फोर्स लगाकर ज्यादा एनर्जी जनरेट करना, ठीक है। अगर आपका बॉडी सही प्रपोर्शन में है तो आप कम फोर्स लगाओगे तो भी अच्छी एनर्जी जनरेट कर पाओगे, अच्छा फोर्स टॉर्क जनरेट कर पाओगे, ठीक है। रेमेडीज वॉक ऑन हिल, अब इसमें सिंपली हिल के ऊपर आपको वॉक करना है। अब वॉक ऑन हिल मतलब तड़ासन इसमें हेल्पफुल रहेगा। टोज, इनर आउटर फीट, इन सब के ऊपर आप हिल के ऊपर वॉक करोगे, या फिर आप रस्सी कूदना, स्कीपिंग रोप, वॉकिंग ऑन सैंड, आप सैंड के ऊपर वॉक कर रहे हो, ठीक है। या फिर वेट टॉवल, या फिर आप बॉल को नीचे रख सकते हो, उसको आप एडी से प्रेस करो तो उससे भी जो आपका नेचुरल कर्व है वो वापस से आ सकता है, ठीक है। तो ये इसकी रेमेडियल इसके लिए रहेगा, तड़ासन इसमें एक आप लिख सकते हो। उसके बाद सेवंथ डिफॉर्मिलिटी है वो गेनू वेलगम, ठीक है। ये आपको एक सिनोनिम ध्यान रखना है, इसको भी आप कुछ ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे इसमें पाँव चिपक रहे हैं तो आप इसको गेनू वेलगम गम ऐसा करके कुछ याद कर सकते हो इसको, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक वेरम रहता है और एक वेलगम रहता है, वो बो लेग्स होता है उसमें, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, जो नीज है वो आपस में टकराती है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में। आर्मी वगैरह में इस तरीके की अगर डिफॉर्मिलिटी तो आपको नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इसमें रेमेडीज क्या है इसकी, हॉर्स राइडिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है इसकी। उसके बाद पद्मासन और आसन इसमें हेल्पफुल रहेंगे। प्लेसिंग पिलो बिटवीन द नीज, हाँ, अपने नीज के बीच में पिलो को रखना और उसको प्रेस करना। ये कुछ आसन और एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो, इससे ये डिफॉर्मिलिटी दूर हो जाएगी। उसके बाद एट थी हमारी गेनु वेरम, इसका एक वेलगम बताया था, बो लेग्स। अब इसमें क्या होता है, लेटरल कर्वेचर, लेटरल मतलब बाहर की तरफ थोड़े से पाँव हमारे बेंड हो जाते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ थोड़े से बेंड हो जाते हैं। इसमें पिक में भी होगा ऊपर, गेनु वेलगम, पेज नंबर ये है 189, उसके बाद 190। हाँ, तो इसमें क्या होता है, थोड़े से पाँव दूर दूर इस तरीके से पाँव हो जाते हैं, ठीक है। लेटरल मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा कर्वेचर जो हमारा लेग्स का रहता है वो बढ़ जाता है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है आप, हाँ। बाहर की तरफ जो लेग्स है उसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो ये गेनु वेरम बो फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है इसका। अब इसमें क्या क्या रेमेडीज है, एक तो ये विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है, ठीक है। कैल्सीफेरोल इसे हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम भी विटामिन के आ जाते हैं, आप पढ़ सकते हो। विटामिन एक D3 होता है और एक विटामिन D2 होता है। एक कैल्सीफेरोल होता है और एक ओरिगो कैल्सीफेरोल होता है, दो अलग अलग होते हैं। विटामिन डी के भी दो टाइप्स होते हैं। तो इसके आप साइंटिफिक नाम भी विटामिन के पढ़ सकते हो, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी शुड बी टेकन, विटामिन डी को सही मात्रा में आपको लेना है। अब हिंदी में भी क्या होगा, ये जो विटामिन के नाम बता रहा हूँ मैं, कैल्सीफेरोल, एज इट इज एग्जाम में यही आएगा, इसमें हिंदी में इसे हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ठीक है। बोलेक्स, काइफोसिस, ये सब एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा, इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वॉकिंग इनर एज ऑफ फीट, अंदर की तरफ पाँव मोड़ के हम वॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर टोस को इनवर्ड अंदर की तरफ पंजों को मोड़कर हम वॉक कर सकते हैं। इस तरीके की एक्सरसाइज करके हम इस डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं। समरी डिफॉर्मिलिटी टॉप टू बॉटम, हाँ, अभी सुना टॉप टू बॉटम दी हुई है स्पॉन्डिलाइटिस, जो हमारे सर्वाइकल में कर्व आ जाता है सी और एस कर्व, उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। काइफोसिस को होलोबैक बोलते हैं, ठीक है, और हंच बैक भी बोलते हैं। उसके बाद लोडोसिस को होलोबैक बोलते हैं, ये एग्जाम में आता है। स्कोलियोसिस को एस कर्वेचर स्पाइन में आता है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद बोल एक्स को क्या बोल सकते हैं हम, गेनु वेरम बोलते हैं। नॉक नीस को वेलगम बोलते हैं। और फ्लैट फुट को एक फॉलन आर्च बोलते हैं और पीस प्लेनस बोलते हैं। उसके बाद ये भी टर्म आप एक बार पढ़ सकते हो एग्जाम में, एज इट इज कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस आइसन आइजैक न्यूटन। मैकेनिक्स के फादर आर्किमिडीज, ये आप ध्यान रख सकते हो। योगा के जो पितामह कहा जाता है वो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी के जो फादर्स होते हैं, जैसे फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। जैसे किन्सियोलॉजी के एरिस्टोटल, बायोमैकेनिक्स के गेओरानी अल्फोंसो बोरेली,
इस तरीके से। ऑल और नन लॉ किसने दिया है, ये एग्जाम में आता है, पेन हेनरिक। बॉयंसी लॉ गैलीलियो ने दिया है। फादर ऑफ एनर्जी थॉमस यंग। फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, लियोनार्डो ने दिया था। फ्रिक्शन तो हमारे सिलेबस में भी है, तो ये भी आप ध्यान रखना। फ्रिक्शन इज गिवन बाय किसने दिया था, लियोनार्डो जो थे, इन्होंने फ्रिक्शन की खोज की थी, ठीक है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये भी एक फिनोमिना होता है फिजियोलॉजी में। तो ये किसने दिया है, रेन डेकरेट्स, डी डेकरेट्स, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, अब आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। लगभग सारे टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। नोट वन, नोट कहाँ गया, एक बार वो देख लेते हैं। सेक्शन 6, सेक्शन 5, सेक्शन 4। हाँ, आपको कुछ पूछना हो, इसमें से कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग लगभग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं आज। और थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए कि मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम क्लास ली है, सर की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो गई, सर ने बोला कि आप क्लास लो, तो मैंने भी थोड़ा अटेम्प्ट किया क्लास लेने का। तो आप भी कुछ फीडबैक दीजिए, कैसी क्लास रही या फिर कैसा रहा। नहीं सर, बहुत बहुत बढ़िया क्लास रही सर। मैं ये बोल रहा था सर, आपके पास कोई पेपर पड़ा हो तो हम लोगों को भेज देते, हम कल लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं शिवम सर से डिस्कस कर लूंगा, और एक प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसे तो हमने सब कवर कर ही लिया है, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं तो हम प्रीवियस ईयर लगा क्वेश्चन जब लगाते हैं, तो उसमें वो कुछ कुछ टॉपिक्स कभी रहते हैं तो वो कवर हो जाते हैं। ठीक है तो सर। ग्रुप में सेंड कर देंगे पेपर कल एक। हाँ ठीक है सर, ये पीपीटी भेज देंगे तो ग्रुप में ये रहेगा। हाँ, पीपीटी भी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये वन नोट से ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस या फिर निहारिका, यू टीचिंग इज वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू निहारिका जी। और सभी थम्स अप कीजिए, मतलब जिसे ठीक लगी हो क्लास, थम्स अप कर दीजिए बस आप। हाँ हाँ, सभी को बढ़िया लगी क्लास। लक्की वर्मा, ठीक है ठीक है। ओके ओके। इसमें से या फिर अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, आप आंसर्स करना इसके, तो थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगी हमारी चीज़ें एक बार जो हमने पढ़ा है। शेयर, उसके बाद जॉइन। हाँ, तो पहले तो मैं पोस्चरल डिफॉर्मिलिटी में से ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो अभी हमने पढ़ा है, अभी जो लेटेस्ट ही हमने पढ़ा है। अ, हाँ, होलोबेक किस डिफॉर्मिलिटी को बोलते हैं हम, एक बार मैसेज में आप टाइप कीजिए। जो होलोबेक है, ये किस डिफॉर्मिलिटी का नाम है। बेसिक से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। हाँ हाँ, लोडोसिस है। लोडोसिस, ठीक है। और ये किस रीजन में होती है, लंबरिज्म। लंबर रीजन में होती है, ठीक है ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चंस इसके, और जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें क्या क्या डिफॉर्मिलिटी हो सकती है। रिकेट, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस। पोस्चरल, पोस्चरल डिफॉर्मिलिटी। अच्छा, पोस्ट वो हो सकती है, मतलब नॉक नी हाँ, और बोलेग। बोले, ठीक है ठीक है। अरे ये कौन पेन चला रहा है इसके ऊपर, पूजा चौधरी जी, ठीक है ठीक है। हाँ, उसके बाद जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, फ्रिक्शन का। लियोनार्डो दा विंची। हाँ, लियोनार्डो ने दिया था, ठीक है ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। हम्म, जो स्टूप नेक डिफॉर्मिलिटी होती है वो किस रीजन में होती है स्पाइन के। स्टूप नेक जो डिफॉर्मिलिटी होती है वो किस रीजन में होती है। सर्वाइकल।
हाँ हाँ हाँ, सर्वाइकल सर। सर्वाइकल रीजन में होती है। अ, उसके बाद जो प्लैंक पोज होता है वो सूर्य नमस्कार में आता है या फिर चंद्र नमस्कार में आता है? चंद्र नमस्कार। हाँ हाँ, चंद्र नमस्कार। में आता है। चंद्र नमस्कार। ठीक है ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, योगा से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। योगा। उसके बाद जो मूलाधार चक्र होता है हमारा, रूट चक्र, वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? अर्थ। अर्थ वाला जो, हाँ, एलिमेंट बढ़िया है। उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ठीक है। और फिजिकली ये किस ग्लैंड से रिलेटेड रहता है या फिर किस सिस्टम से हमारी बॉडी के रिलेटेड रहता है ये? ऑप्शन देता हूँ। एड्रिनल। एड्रिनल, हाँ हाँ हाँ, सही सही बता रहे हो। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको शो ही हो रही है ये वाली तो हाँ शायद। वो। हाँ 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 हाँ, ये वाली तो स्क्रीन मेरी शो ही हो रही है आपको। एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ इसको मैं। हाँ हाँ। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। उसके बाद वन नोट, हाँ, ओपन करता हूँ अब। इसके बाद जो ईड़ा नाड़ी है वो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है या फिर मस्कुलाइन एनर्जी को? और जो ईड़ा नाड़ी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाके एंड होती है, ये बताना है आपको। चैट बॉक्स में। हीरा। ईड़ा नाड़ी जो रहती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है? नाड़ी हमने स्टार्टिंग में ही जो टॉपिक पढ़ा था वो नाड़ी ही पढ़ा था हमने आज की क्लास में। मत ये तो रूट से लेके नोज तक के ना। हाँ 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 हाँ, जो मूलाधार रूट चक्र होता है वहां से स्टार्ट होती है हाँ और हाँ, लेफ्ट नोस्ट्रिल में जाके खत्म। लेफ्ट नोस्ट्रिल। हाँ, लेफ्ट नोस्ट्रिल में जाके ये खत्म होती है। ठीक है ठीक है। उसके बाद जो हम त्राटक लगाते हैं, त्राटक लगाते वक्त जो एक ऑब्जेक्ट रहता है, लाइटनिंग वाला ऑब्जेक्ट, और हमारे बीच में कितने फीट का डिस्टेंस होना चाहिए? 2 फीट सर। 2 फीट। 2 फीट, हाँ हाँ, सही है। उसके बाद हम्म उसके बाद जो कूलिंग ब्रीथ है वो किस प्राणायाम का नाम है? ऑप्शन देता हूँ आपको। शीतली। शीतली, हाँ हाँ, सही है। तो पहले ही। शीतली प्राणायाम। विक्टेरियस जो ब्रीथ है वो किस प्राणायाम का नाम है? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। विक्टेरियस ब्रीथ। मैं आपको ऑप्शन दूं, मूर्छा, पल्विनी, शीतकारी, उज्जयी या फिर सूर्यभेदी। विक्टेरियस ब्रीथ, चेट में देखते हैं। विक, विक्टेरियस ब्रीथ, इसमें आंसर नहीं आ रहा है विक्टेरियस ब्रीथ में। उज्जयी, हाँ, अनिल जी का आया है। उज्जयी, हाँ हाँ, नहीं। सही है। उज्जयी, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम आ गया। और सेकेंड टॉपिक था हमारा प्राणायाम, थर्ड। सर हमने इसमें टाइप से, योगा के टाइप से नहीं पढ़े क्या सर? योगा के टाइप्स। जी सर, जैसे 4 प्रकार का होता है सर योगा, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग हाँ हाँ, भक्ति और, योग। जी जी सर। राजयोग। हाँ हाँ, राजयोग। ये इतना इंपॉर्टेंट, हाँ, इसमें से डायरेक्टली सिंपल ये क्वेश्चन बन सकता है कि योगा के कितने प्रकार भागवत गीता में दिए हुए हैं या फिर कितने प्रकार होते हैं, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है। तो सिंपली इसमें 4 होते हैं, ये आप लिख सकते हो, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, और एक और कौन सा बताया था आपने? ज्ञान सर योग, जनाना कर्म योग भी योग हो था गया। सर। हाँ, कर्म योग। तो ये कर्म योग। कर्म योग। हाँ, इसके आगे फिर ज्यादा हम इन डिटेल में आएंगे। इसमें से सुपरफिशियली क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सुपरफिशियली ही बनेंगे, इतने इन डेप्थ नहीं जाएंगे। और ये पहली एग्जाम है जिसमें योगा टॉपिक आ रहा है। जैसे अभी तक मैंने जो एग्जाम्स दी है, नेट, EMRS, KVS, तो उसमें योगा से एक भी क्वेश्चन नहीं बना। जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ही ये इस प्रकार के योगा के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे वो, जितना हमने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। अगर आप इतना ही रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और बचे हुए जो हम प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे उसमें कुछ, अगर एक दो क्वेश्चन छूट, वो कवर हो जाएंगे इसमें। उसके बाद और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसमें?
तो जैसे इसमें पूछा था कि शारीरिक शिक्षा में इसके महत्व क्या क्या है सर। योगा का। जी सर। हाँ, योगा का महत्व यही है कि इसमें जो सर हमने अभी पढ़ा, लाइफस्टाइल डिसीजेस जो रहते हैं हमारे, जो हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ने से जो हमें बीमारियां होती है, जैसे ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, तो इसमें जो हम ये करते हैं, आसनास करते हैं, वो इसमें हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद जो प्राणायाम हम करते हैं, जैसे भ्रस्त्रिका वगैरह, तो ये हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों में ये हेल्पफुल रहते हैं। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। योगा का महत्व ही पूछ तो रहे हैं ना, इसमें तो महत्व इसी का और यही है। ऑप्शन ज्यादा, इसमें भारत में विकास योगा का कैसे हुआ सर, थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, भारत में योगा का विकास कैसे हुआ। जी सर। अच्छा, हाँ, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भारत में योगा का विकास कैसे हुआ। इसका भी मैंने कहीं ना कहीं पीडीएफ रखी थी इसकी एक, प्रिपेयर करके। भारत में योगा का विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री ऑफ योगा। हाँ, इसका तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टिंग में था, वहां पर हमें कुछ योगा के साक्ष्य मिलते हैं। वहां पर कुछ पेंटिंग्स थी, जैसे कि एक व्यक्ति सुखासन में बैठा हुआ है और कुछ परफॉर्म कर रहा है, ध्यान योगा। सबसे पहले तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम बोलते हैं, तो वहां पर हमें इसका वर्णन मिलता है योगा का। लगभग ये 5 से 8 हज़ार साल पहले का है। तो ये आप देख सकते हैं, उस समय ये चीज़ मेंशन थी योगा के बारे में। वहां से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद ए ट्रेंगुलर सील्ड कवर्ड विथ मोहनजोदारो। उसके बाद जो मोहनजोदारो था, वहीं पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी, वहां पर हमें इन सब चीज़ों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। उसके बाद हाँ, प्री वैदिक पीरियड एक बोल सकते हैं इसमें, जो प्री वैदिक पीरियड था, सर 3000 BC। हाँ, बोलिए। हाँ सर, ये शायद उसमें भी था, अपना ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। और एक निषद है, उसमें आज के जमाने में जो योगा का सही मीनिंग बताया गया, उस टाइम में भी उसी में दिया गया था, कठोपनिषद में। हाँ, वो मेरे अपडेट। पास है हिंदी में मैं आपको भेजता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। एक तो ही मेरे पास ऊपर हिंदी में, मुझे भी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास मिला था कहीं से। हाँ हाँ, क्योंकि मैं ग्रुप में डालता हूँ। हाँ हाँ, अपडेट्स होती रहती है। जैसे आप एक पिलाटे देखोगे, पिलाटे उसे बोलते हैं हम, कुछ एक फॉर्म रहता है, अभी सेलिब्रिटीज के अंदर थोड़ा सा बड़ा फेमस है वो। तो वो क्या है, बस योगा का ही थोड़ा सा उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है और एक नया नाम दे दिया है। तो चीज़ें वही रहती है, बेसिक्स वही रहता है। बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक कह सकते हैं फैंसी वे में शो करके उसे कुछ अलग नाम दे देते हैं। वो बेसिक्स तो वही रहता है। ठीक है। ऋग्वेद वगैरह में वही चीज़ रहती है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है तो उसके नाम थोड़े से बदल जाते हैं, बाकी वो है सब वही चीज़। ये जो हमारे उपनिषद है, वहां पर भी सब चीज़ें रहेगी, जो सब सुखासन है, वज्रासन है। उसके बाद जो मंत्र है वगैरह रहते हैं, ओम वगैरह, जो हमने वो पढ़ा उसमें। ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में भी वही गायत्री मंत्र, ओम मंत्र आ जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग में चक्रास पढ़े थे अलग अलग, मूलाधार, स्वादिष्टान, अनहद,